Welcome, friends. Welcome back to my YouTube channel. After a long break, we are again back. टाइम गैप डालने का बाद फिर सारी रिवीजन करेंगे और इसी ध्यान में रखते हैं, हम पूरा +2 का सिलेबस का पूरा हम एक तरफ से। तो फ्रेंड्स, आपको पता है +2 में दो पार्ट्स हैं आपके, एक इंडिया का और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। देखो, मैक्रो हमने काफ़ी लेक्चर किए हैं पहले भी और अब भी देंगे, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम एरिया आता है वो इंडियन इकोनॉमिक्स। व्हाई दिस पेपर इज कॉल्ड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? व्हाई? क्या प्रॉब्लम क्या है इस पेपर में? थोड़ा सा पार्ट है, लॉट ऑफ डेटा जो कि बात करना पड़ेगा। कि हमने ये सोचा कि पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट हम करते हैं, ताकि स्टूडेंट पार्ट में जहाँ वो नंबर अपने गवाते हैं, यूज करते हैं, तो हम थोड़ा सा और मेरा ये कंसिडरेट व्यू है, आप ध्यान से करोगे ना केवल फाइनल पेपर, लेकिन जो आपका सेंट्रल टेस्ट होता है, जो आज का एक मेन टारगेट होता है, लेक्चर वाले हैं। हम लॉट ऑफ डेटा वर्क, लॉट ऑफ डेट्स, लॉट ऑफ डेटा आपको देने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप ये जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, और हमको हफ्ते में 5 से 6 मिले, और बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। ये हमारा +2 के लिए ऑब्जेक्टिव है इस टाइम, कि बच्चों को पेपर्स के लिए क्लियर करना, और जैसे-जैसे टाइम नज़दीक आता जाए, हमारी स्पीड लेक्चर्स की बढ़ती जाए। तो कमिंग बैक, हम आज शुरू करने जा रहे हैं डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, दिस इज़ a bit taxing subject. That means थोड़ा-सा आपको, because lot of theory involved, lot of dates are involved, आपको याद रखनी। आपको पता, आपको टाइप भी आता है 1 मार्क क्वेश्चन। तो इस हिसाब से हमने तैयार किया है। दिस इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज आप पार्ट 1 देखने जा रहे हो। देखो, इसमें हम करेंगे क्या, आपको पहले बताएंगे कि जब ब्रिटिश आए नहीं थे, उस टाइम इंडियन इकोनॉमी, और जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या-क्या इम्पैक्ट पड़े, ओवरऑल फीचर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, आप देखोगे धीरे-धीरे हम आएँगे। फिर थोड़ा-सा ध्यान से आप इसको, बहुत मटेरियल हमने स्टोर किया है और बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, देखते जाओ। So friends, to begin our lecture, the first thing is Indian economy on the eve of independence. On the eve of the independence, मैंने कहा इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या थी, लेकिन उससे पहले हमारे पास, आपको पता है, ब्रिटिश रूल है। ब्रिटिश रूल हमने पढ़ना है कि इस रूल से पहले, और अभी आप उस पे भी आता हूँ, और आफ्टर ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, बेस बनाना है कि जब वो ब्रिटिश आए तब इंडियन, और जब ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंट के टाइम पर छोड़ कर गए तब क्या क्या फ़र्क आया इसमें, देखते हैं। तो लेकिन सबसे पहले कि ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में शुरू कब हुआ? ये शुरू हुआ है 612, जब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ध्यान से मैंने कहा कि लॉट ऑफ डाटा इज़ कमिंग, और आप इस उसको बड़े ध्यान से स्टोर करो, देखो बार-बार, आपको बहुत सा डाटा मिलता जाएगा। 1612 में क्या कंपनी आई और इसने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई, और आप देखोगे कि यहाँ तक क्या कंपनी का एडवेंट जो है, यहाँ तक कि 612
में हुआ। तो मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ बिफोर का मतलब 1612 से पहले क्या था और आफ्टर 1612 बात क्या था। अब 1612 टू 1947 अराउंड 235 ईयर्स बनते हैं। तो इस दौरान क्या किया इंडियन इकोनॉमी में, कैसे इसको यूज किया इंडियन इकोनॉमी। 1612 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा देखो सोशल स्टडीज टाइप क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये 1612 में ये आए हैं, लेकिन इनकी बेस जो बनी है इंडिया में वो ये 3 बैटल्स आप याद रखो। फर्स्ट इज बैटल ऑफ प्लासी 1756, ये इनफैक्ट 1757 बैटल ऑफ बक्सर एंड एंग्लिक मैसूर वॉर। देखो ये मैं क्यों दे रहा हूं आपको, ये 1757 का है, ये 1766 का है और ये 17, ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो ये मैंने पहले कलेक्ट किया और फिर आपसे बात कर रहा हूँ। ये चीजें क्यों बता रहा हूँ कि आपको पूछा जा सकता है कैसे इनकी एस्टेब्लिशमेंट, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती रही, धीरे धीरे एक्सपैंड करते रहे, जैसे ही वो इस 1750 1766 17 तक आते हैं। ये बैटल्स जो हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लिक मैसूर और एक दो चार और, जिन्होंने इसको पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राइट अप टू 1857 तक रहती है। उसके बाद सीधा ब्रिटिश क्राउन, हम सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने क्या बोला कि शुरुआत तो एक एज ट्रेडर्स, लेकिन फिर ये धीरे धीरे पैर जमाते गए। बैटल्स हैं जिन्होंने इस कंपनी को स्टैब्लिश कर दिया और फिर इनके अगेंस्ट सेंटमेंट। 1857 की फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार कह लो आप, शुरू हुई, वी लॉस्ट। और 1857 की को लूज करने के बाद जो हमारा रूल है सीधा सीधा ब्रिटिश का है। तो मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स का रूल भी आपके दो पार्ट्स में है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अंडर द क्राउन। दिस इज द बैकग्राउंड कि आप कब ब्रिटिशर्स आए, आपको पता हो। जब मैंने आई से इंडिया इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या क्या थी, और तो आपको पता होना चाहिए कब आए। और उसके बाद करेंगे इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, और फिर इंडिपेंडेंस के बाद आएंगे। देखो +2 में रादर आपको ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। देखो तो लेट अस स्टार्ट, डिटेल्स में करना शुरू करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल पहले, फिर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैसे क्या क्या हुआ। देखो आपको राइट फ्रॉम से 7th पे पढ़ाना शुरू हो जाते हैं। डिवाइड किया इकोनॉमी, सोने की चिड़िया थी, सारा कुछ हुआ। देखो ऐसे है कि आपने इसको अपना व्यू पॉइंट बनाना है। हम करने जा रहे हैं कि नो डाउट दे थिंग, बट देयर वर सम पॉजिटिव्स आल्सो। ये पूरे 3-4 लेक्चर के बाद आपको मैं बताऊंगा क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव थे, और ओवरऑल हम इसमें क्या निकालते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी फोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। देखो फ्रेंड्स मैं आपको फिर बता दूं कि जितने भी आप ये करने जा रहे हो ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाले हैं। कि इन उसको ध्यान से देख, बुक में पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। एंड इनफैक्ट ये वीडियोस आपको देखोगे ये पूरे के पूरे नोट्स हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ो और नो प्रॉब्लम, यू आर नॉट गोइंग एनी प्रॉब्लम। ओवरऑल एक फीचर्स में हमने ये कर रहे हैं बिफोर, ओवरऑल फीचर्स में ये इनफैक्ट व्हाट वी आर गोइंग इकोनॉमी बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। अभी ब्रिटिशर्स आए नहीं उस टाइम इंडियन इकोनॉमी क्या थी। 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग,
ट्रेड एंड कॉमर्स, फाइनेंस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक सेटअप, एग्रीकल्चर कैसा था, फाइनेंस कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, ये सारा हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? ये अभी ब्रिटिशर्स आए नहीं। देखते हैं कि उस टाइम पे क्या था, कैसे हम कहते हैं अपने आप को कि वी वर वेरी रिच इकोनॉमी, सोने की चिड़िया थी। सबसे पहले एग्रीकल्चर, देखो सबसे पहला एग्रीकल्चर में हमारी मेजर ऑक्यूपेशन जो है, राइट अप टू द इंडिपेंडेंस ले लो, एग्रीकल्चर इकोनॉमी रहे हैं। और ये जो पीरियड है ब्रिटो बिफोर ब्रिटिश रूल, तो 75 टू 85% तक हम ये है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रहे थे। अब एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। सबसे पहले विलेज एक कंप्लीट यूनिट था, और वो क्या, इंडियन विलेजेस वर लार्जली सेल्फ सफिशिएंट विद एग्रीकल्चर क्राफ्ट्स एंड ट्रेड बीइंग इंटीग्रेटेड। विलेज के अंदर ही एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, ट्रेड सारा बीच में एक सेल्फ सफिशिएंट था, और अपनी ज़रूरतों को वो पूरा करता। सेल्फ सफिशिएंट मतलब आउटसाइड हेल्प की उनको ज़रूरत नहीं थी, वो अपने आप ही सब कुछ प्रोड्यूस करते। डाइवर्स क्रॉप्स, इंडिया वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ डाइवर्स क्रॉप्स इंक्लूडिंग कॉटन, इंडिगो, शुगरकेन एंड स्पाइसेस। कॉटन, स्पाइसेस सालों के लिए फेमस रहा है। और इनफैक्ट आपको बताऊं, स्पाइसेस फैक्टर ट्रेडर्स को इंडिया में अट्रैक्ट करने के, ठीक है? तो इंडिया में ये बहुत कॉटन, स्पाइसेस भी, और ये एक अट्रैक्शन पॉइंट था फॉरेनर, फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। पुर्तगाल पुर्तगाल आए थे, तो मेजर ऑब्जेक्टिव इन लोगों का यही था कि भी करा जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए। इरिगेशन सिस्टम, इंडियन लैंड, इंडिया हैड ए वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम विद कैनाल्स, टैंक्स एंड वेल्स। टाइम भी टैंक्स, वेल्स, ज़्यादा खेती जो है वो टैंक्स और वेल्स से होती थी, लेकिन फ्यू कैनाल सिस्टम ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर, कुछ कैनाल सिस्टम भी डेवलप हुआ है। तो ये इट वाज देयर। देन ये तो एग्रीकल्चर, देन मैन्युफैक्चरिंग। देखो आपको फिर वही बात है कि क्लास से पढ़ाना शुरू, आज भी है, वर्ल्ड फेमस था। तो अब ब्रिटिश आए उससे पहले देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिया वाज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल इंक्लूडिंग कॉटन, सिल्क एंड वूल। कॉटन, सिल्क एंड वूल, बांग्लादेश, ढाका इंडिया का पार्ट था, वो टेक्सटाइल के लिए हब था, कॉटन। और फिर ये आप सिल्क का, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया सारा हब था। और टेक्सटाइल, मेटल वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट में आप पोट्री, ग्लास वर्क, वुड वर्क, ब्रोंज, कॉपर, स्टील, इनका मेटल वर्क अच्छा थ्राइविंग बिजनेस था इस मेटल में। तो टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्राफ्ट्स में भी अच्छा आपका होल्ड था। देन ट्रेड एंड कॉमर्स, कहता है एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स, इंडिया हैड एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स विद मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप। एक्सटेंसिव का ट्रेड था उस टाइम पे। और मेजर ट्रेड सेंटर्स जो थे वो थे सूरत, बॉम्बे, कैलिकट एंड इनलैंड सिटीज लाइक दिल्ली, आगरा एंड लाहौर। इनलैंड का मतलब सराउंडेड बाय लैंड ओनली। ये जो ऊपर वाले बोले ये सूरत, बॉम्बे एंड कैलिकट। तो मैं ये कहूँगा कि ट्रेड कॉमर्स है, इकोनॉमी और ट्रेड वर्ल्ड फेमस था। तो आप ये देखो कि आपको क्या बताया जा रहा है। आपको ये देखना है कि भी कैसे देवर फॉरेनर्स वर, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट, मेटल वर्क था, देवर इसको लूटने के लिए देवर अट्रैक्टेड फॉरेनर्स, स्पेशली ब्रिटिशर्स को की तरह अट्रैक्ट हुए। देखो अब आगे देखो, फाइनेंस एंड करेंसी, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, जस्ट वेट, हुआ हो, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, यस। Then finance and currency, indigenous banking system. We had indigenous banking system. बैंक्स थे, साहूकार चलते, मर्चेंट्स चलते, और फॉरेनिंग और सेविंग का हमको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते। इंडिया had an indigenous banking system with merchants and money lenders provide financial services. Money lenders साहूकार, पुरानी हिंदी
होगा वो तो गाँव का सरकार है वो प्रोवाइड करता है। ऑल देयर वर फ्लॉज़ इन दैट सिस्टम लेकिन स्टिल we were not without any banking system. Lending and borrowing of money was there in economy before the advent of diverse currency system. बड़े-बड़े रूलर अपने कॉइन्स दिए और डिफरेंट कॉइन्स उस टाइम पर दिए। करेंसी सिस्टम आप ये देखो before the Britishers came we had a currency system also. India had a diverse currency system with multiple coins and currencies in क्या है कि डिफरेंट करेंसीज हर एक राजा था वो लाने की करता रहता था। देन आता लास्ट पार्ट इसका सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन थे वो आज तक इंडिया में चला आ रहा है आपको। कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन हालांकि थोड़ा सा चेंज आया हुआ है लेकिन उस टाइम तक टोटली कास्ट बेस्ड थे। ऑक्यूपेशंस वर ऑफन डिटरमिन्ड बाय कास्ट विद सर्टेन कास्ट डोमिनेटिंग स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन। बुनकर है तो वो बुनकर ही है। पर्टिकुलर कास्ट थी जो दस्तकार होते थे तो वो कास्ट बेस्ड था काम। जॉइंट फैमिली सिस्टम था। देन विलेज कम्युनिटीज वर लार्जली सेल्फ सफिशिएंट आपने पढ़ ही लिया एंड दे हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जस्टिस फ्रेंड्स। तो अगर मैं नटशल में कहूँ कि अभी ब्रिटिश आए नहीं इकोनॉमी क्या सर्टन फ्रैक्शंस जो कि उनको यहाँ पर आने को मजबूर कर रही थी। हैंडीक्राफ्ट बहुत डेवलप था कुछ टेक्सटाइल में बहुत महारत थी और मेटल वर्क भी अच्छा था। स्पाइसेस का आपको मैंने बताया स्पाइसेस एक्शन इस वेल्थ को प्लंडर किया जाता है। नॉट ओनली स्पाइसेस हम हर तरह से कुछ ना कुछ था। इट वाज नॉट ए प्लेन इकोनॉमी हैड अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन इन द इकोनॉमी। बहुत ही आप ये कहो कि जीवंत इकोनॉमी थी बहुत ही लाइवली इकोनॉमी टाइम पे। हाँ इसके बाद हम आते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए और 200 साल का राज किया और जब वो गए तो उस समय इंडियन इकोनॉमी कैसी थी मैं करने जा रहा हूँ। जब आपने पढ़ा कि बिफोर क्या था अब ये जब ये जाने लगे 200 साल का राज करने के बाद इंडियन इकोनॉमी में क्या था। सबसे पहले ओवरऑल फीचर्स एक्चुअली बेसिकली ये सारा है जो एट दी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तो इसका बता रहा हूँ क्या था। कॉलोनियल इकोनॉमी थी देश की कॉलोनी। Indian economy was shaped by British colonial interests with their primary goal of exploiting India resources for British। ये ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया के एक कॉलोनी थी इंडिया नेचुरल है तो और उनका प्राइमरी गोल था इंडिया एक्सप्लॉइट करना। एग्री ये ओवरऑल फीचर्स कर रहे हैं हम के की फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिया क्या क्या फीचर्स थे। एग्रीकल्चर डोमिनेंट था आपको बताया 75% ऑफ वर्क फोर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग अराउंड आज की डेट में एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 18% है तो उस टाइम मोर देन 50% मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और जीडीपी कंट्रीब्यूशन उनका देन underdeveloped industry. The industrial sector was relatively small with limited manufacturing capacity and a lack of investment in infrastructure। देखो कोई ब्रिटिशर्स कोई इंडिया में कोई बेस ये नहीं करने आए थे कि आप पढ़ोगे आगे जाके मैं बताऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वही डेवलप किया जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स उनके इंटरेस्ट में डेवलप हो। तो ये नहीं है कि भाई उन्होंने कोई जनरल वेलफेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्योंकि आप सुनते होंगे कि ये देखो पुल बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर ये देखो है ये है बिल्डिंग्स आज भी आप जाओ तो तरह की बनी नो डाउट सब चीजें थी लेकिन के पीछे आप जरा ध्यान दो कहाँ डेवलप हो रहे थे कहाँ डेवलप हो रहे थे जहाँ ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था ऐसा ट्रेड वहाँ
करना चाहे कि उनके उनके लिए ट्रेड करना आसान हो, अपनी चीज़ों को, हमारे इंडियन के रिसोर्स को, इंडिया को रिसोर्स। Then dependence on foreign trade, heavily dependent on foreign trade, with British East India Company controlling a significant part of India. तो इंडिया आपको बताया मैंने कि फॉर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश था, ईस्ट इंडिया आने के बाद फॉरेन सारा ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल किया। मैंने आपको जो वॉर्स बताई, वॉर्स के बाद तो इनका छत्र राज हो गया, चाहते थे वो करते थे। देन पांचवा, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी वाज देयर, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। पॉवर्टी थी, टू रिच, वो जो आप रॉयल क्लास वो रिच हुआ करती थी, बाकी सब पुअर। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आपसे बात किया कि दे डेवलप्ड रोड्स, रेलवेज एंड पोर्ट्स, बट अंडर डेवलप्ड, वही डेवलप होते थे जिनसे उनके लिए ट्रेड करना आसान हो। देन लो ट्रेड लिटरेसी रेट, लिटरेट पॉपुलेशन 12% of the population can read one language। लिटरेसी रेट बहुत लो थी। फ्यूडल लैंड होल्डिंग सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। देन lack of investment in human capital, healthcare or skill development, education, खर्च नहीं, ये जो है, but lacking in investment, dependence on British depend कर। क्या कहता है, India's economy was closely tied to British economy, with India serving as a major supplier of raw। देखो, रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था और फिनिश प्रोडक्ट्स वहाँ से आते थे, पर टोटली डिपेंडेंट ऑन देम। और इंडिया को मोर और लेस उन्होंने रॉ मटेरियल एंड फ्रेंड्स स्टेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, चार पार्ट में, ठीक है। आज ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया में हम इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्स करेंगे। आज इसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो कुछ पीछे ओवरऑल फीचर्स में भी आपको बताया। देखो, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन का कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है। आपको सिर्फ थ्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देन मेन पॉइंट्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, आपने हिसाब से ही करना है। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल रिमेन फंडामेंटली, दैट इज बताया मैंने, 75% डिपेंडेंट ऑन was contributing more than 50% to the, then 85% of the was deriving livelihood from agriculture. However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to stagnation and deterioration. It was very poor state of affairs। एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर स्टैग्नेट कर रही थी, मतलब धीरे धीरे हम देखो इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेंगे। आप देखोगे कि सिस्टम जो था वो ऐसे एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी। देन कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने आपको कहा कि बैकवर्ड था, क्यों था? सबसे बड़ा कारण जो है इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हाउ द रेवेन्यू फ्रॉम लैंड वाज कलेक्टेड बाय ब्रिटिशर्स। आपने वो फिल्म देखी होगी लगान, कैसे वो लगान का था, एक दो नहीं, दो गुना दोगे, तीन गुना दोगे। वाज इट लाइक दैट? क्वेश्चन है, मैंने आपको देखना है। तो आपको बताता हूँ लैंड रेवेन्यू, और इसमें आप तीन एंड जमींदारी सिस्टम, although स्टडीज का पेपर नहीं, आपसे पूछा जा सकता है, तो धीरे 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 हम जाएंगे और आप देखो क्या किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ब्रिटिशर्स कैरिड आउट ए नंबर ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्सपेरिमेंट्स सच एज जमींदारी सिस्टम, रॉयतवारी सिस्टम,
Belwari system. All these system cause hardship to the cultivators, particularly jamidars who were high exploitative nature. आपको बताया तीन सारी पहला आएगा रायतवाड़ी, बैलवाड़ी और इसमें वो कहता है जमींदारी सिस्टम। तो आप ये देखो, अब अच्छा ये जो सिस्टम है इन आपसे डेट्स आपको ऑब्जेक्टिव आता है, डेट्स वगैरह देखो किसने दिया ये देखो। बहुत रायतवाड़ी सिस्टम कहता इट वाज अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। रॉयस कहता जो कल्टीवेटर है उसको ही वाज मेड द ओनर ऑफ लैंड। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। आप ही वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेइंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। देखिए क्या लिखता है, द रायतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इन अर्ली 19th century. द रायतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस मुनरो। नाम याद रखना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स। देखो, this was given by this man Thomas Munro in 1820। ये चीजें आपको याद। was a system of land revenue collection। देखो क्या है, क्या फीचर्स थे इसके, इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप, रॉयत वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ लैंड। रॉयत जो कल्टीवेट कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज कर दिया ओनर ऑफ लैंड, एक अच्छी बात। डायरेक्ट पेमेंट, द रॉयत पेड लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। फिक्स्ड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एंड नॉट सब्जेक्ट टू चेंज। कि भैया आपको कहा जी, जैसे वो फिल्म में देखा था, अच्छा जी लगान ये है आपको देना, ये था कि आपको एक फिक्स्ड रेवेन्यू फिक्स्ड लगान देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि आपकी क्रॉप हुई है, अच्छी हुई है या नहीं हुई है, आपको वो फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू देनी पड़ेगी। नो इंटरमीडिएटरीज, गवर्नमेंट और रॉयत वालों जो कल्टीवेटर था उसके इंटरमीडिएट था नहीं। कहते हैं सारे कहते हैं सिस्टम ओनर बना दिया रॉयत और जो कल्टीवेटर है टेलर है उसको बना दिया। व्हाट एल्स यू। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक बहुत ही लूज पॉइंट है, फिक्स्ड रेवेन्यू। आपको फिक्स करते, कोई एग्रीकल्चर बहुत थ्राइव था नहीं, स्टैग्नेट कर रही थी, कोई इसको डेवलप करने की कर रही थी कोई। और आप देखोगे अभी इंडिया में फेमीन्स, अकाल, पता नहीं, अभी आपको थोड़ी देर में लिस्ट दूंगा कि इतने ज़्यादा आए। अब ये ऐसी इकोनॉमी जिसमें फेमीन्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर बैकवर्ड है, वो लैंड रेवेन्यू, अब वो लैंड रेवेन्यू दे पाता था। तो इसलिए एक अच्छा सिस्टम है, ये कुछ फ्लॉज के कारण नहीं चल पाया। देन ये था रायतवाड़ी सिस्टम। देन we come to this Mehelwari system. Now what is this Mehelwari system? Just see, देखो अगर आप इसको ध्यान से सुनो तो काफी कुछ, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जब कॉम्पिटिटिव जाते हो तो आप लोगों की हेल्प करेंगी। आप इस हिसाब से देखो, बहुत इट इज पैक्ड, डाटा पैक्ड है। देखो महलवारी सिस्टम was given by Holt Mackenzie in 1822. This system was a compromise between रायतवाड़ी एंड जमींदारी सिस्टम। जमींदारी आपने पढ़ा नहीं, रायतवाड़ी पढ़ लिया, इसके बीच में कॉम्प्राइज था क्या, विलेज बेस्ड सिस्टम was based on village as the unit of administration। विलेज को एक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। जॉइंट ओनरशिप, लैंड वाज जॉइंटली ओन्ड बाई विलेज कम्युनिटी। अब क्या डिफरेंस आ रहा है, वहाँ इंडिविजुअल ओनरशिप थी, यहाँ विलेज की ओनरशिप आ गई। रेवेन्यू असेसमेंट, रेवेन्यू वाज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ विलेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, आप एक तो इंडिविजुअल को नहीं देना, पूरे गांव को देना, और उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बेस पे आपका रेंट है। इंटरमीडियरीज सच एज विलेज हेडमैन वर इन्वॉल्व इन कलेक्शन रेवेन्यू, इंटरमीडियरीज फॉर देयर। थोड़ा सा कुछ क्लास में डेवलप होने लग पड़ी, क्योंकि विलेजर्स को एक्सप्लॉइट करने लगे। हेडमैन रेवेन्यू कलेक्टर है, ज़्यादा चलने लगा। तो सबसे बड़ा फ्लॉड सिस्टम था वो, जिसको हम काफ़ी टाइम इंडिपेंडेंस के बाद तक झेलते रहे, दैट वाज जमींदारी सिस्टम। अब ये जमींदारी सिस्टम वाज ए लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश कंपनी इन 1793।
ये तीनों सिस्टम साइड बाय साइड चलते थे और जहाँ जैसे ब्रिटिशर्स को चाहिए वो कर लेते थे। 1792 एज़ द पार्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, इसको याद रखना, ये जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट 1790 के अंदर आया। दिस सिस्टम वाज डिजाइन्ड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन farmers and it had a profound impact on social economic structure. जमींदार was a revenue, एक पर्टिकुलर आदमी बना दिया, कहा कि रेवेन्यू हमने गांव से नहीं लेनी, म्यूचुअल से नहीं लेनी, तेरे से लेनी है। देखो, परमानेंट सेटलमेंट जमींदार सिस्टम आ गए। मैंने बोला कि इट इज ऑन परमानेंट सेट ऑफ 1793 विच फिक्स द लैंड रेवेन्यू ऑफ फॉर ऑल टाइम टू कम। एक बार लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दी, ये लैंड रेवेन्यू तेरे से लेनी है भाई, अब तू जो मर्जी कर। देखो, जमींदार सिस्टम क्रिएटेड ए क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स व्हिच आर नोन एज जमींदार वाज रिस्पांसिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, को बना दिया कि आप ये कलेक्शन हो। देन नेक्स्ट देखो, ही वाज ए इंटरमीडियरी, जमींदार वाज ए गवर्नमेंट एंड टेनेंट, वो ये कलेक्ट करता था किसानों से और गवर्नमेंट को देता था। जमींदार एक्टेड एज ए इंटरमीडियरी British government and the peasantry, collecting revenue and maintaining law and order। लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ एक तरह से वो गांव का, उस एरिया का राजा बन गया। ठीक है, और आपने बड़े देर तक जब तक ये जमींदारी सिस्टम खत्म नहीं किया गया, ये का एग्रीकल्चर लॉ रहा। लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप, जमींदार का क्रिएटेड ए लैंडलॉर्ड टेनेंट, कि वो मैं तो लैंडलॉर्ड हूँ और आप लोग जो हैं मेरे किराएदार हैं, और आप किराए के रूप में काम कर रहे हैं और मेरे को इसका रेवेन्यू देना। रेवेन्यू कलेक्शन, जमींदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू विच वाज फिक्स्ड एट 10/11 ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का 10/11 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, इसने क्या किया, जमींदार में हमने क्या इम्पैक्ट लाया? क्रिएशन ऑफ लैंडलॉर्ड क्लास, जमींदारी सिस्टम क्रिएटेड ए क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड, आपको बता ही रहा हूँ, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पेजेंट्स, स्टैग्नेशन ऑफ जमींदार एग्रीकल्चर। जमींदार वाज मोर इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग रेवेन्यू, ध्यान देता था, का मेन का हिस्सा भी उसी, तो एक तरह रूलर बन गया उस लैंड का जहाँ पर उसको बनाया, जिस एरिया का। जब और ये पूरा एक एक्सप्लॉइटर रहा एग्रीकल्चर फार्मर्स का। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को डेवलप किया इसने। जमींदार बहुत ज़्यादा पावरफुल था और फार्मर्स जो है बहुत पुअर होता था। नेक्स्ट देखो, कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारे कम करें। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आपको पर्टिकुलर क्रॉप्स को उगाने के लिए मजबूर किया गया। कैश क्रॉप्स, आपने पढ़ा होगा, कैश क्रॉप्स होती है, आप मार्केट कहता है ये आपको कैश, फार्मर्स वर प्रोड्यूस कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड, वही कैश क्रॉप कल्टीवेट उनके लिए हूँ। ठीक है, फूड ग्रेन्स और फार्मर था वो प्रॉब्लम में। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी बहुत थी बैकवर्ड थी। नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर था। सन पार्टीशन ऑफ इन 1947, कहता है ये सारी जो चीज़ें और बैकवर्डनेस हर तरह फाइट करने, मेनली लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने, दार्स बनाओ, फाइटर बन गया। देन ये कुछ फेमीन्स हैं ड्यूरिंग, आए मैंने आपको बताया कि काल पड़े, इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, आप ये डेट्स वगैरह आपके बैकग्राउंड में ही आ जा सकता है आपको, कब हुआ, पार्ट ऑफ दिस।
की मीन्स हुआ देखो 8-10 हैं। द ग्रेट बंगाल फेमिन 1770, द चालीसा फेमिन 1783-80, रोजी बारा फेमिन 1791-92, then the great famine of 1876, Indian famine of 1896-97, Indian famine of 1899-1900 and the Bengal famine। देखो इस 2 साल की इसमें लगातार अकाल कई-कई साल के कई-कई ड्यूरेशंस के पड़ते रहे और इन फेमिन्स ने इंडिया को और पुअर किया, एग्रीकल्चर को और बैकवर्ड बना दिया। फ्रेंड्स, ये पहला लेक्चर हमने किया ओवरऑल फीचर क्या थे और एग्रीकल्चर क्या था। ओवरऑल फीचर में एक कॉलोनियल सिस्टम था, ब्रिटिशर्स के एक रॉ मटेरियल और वो वही चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा होता था। एग्रीकल्चर आपको बैकवर्ड है। फ्रेंड्स, देखो मैंने रोल ऑफ ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग फेमीन क्या था कि ये अकाल पड़े तो ये स्टिल दे एक्सपोर्टेड ग्रेन फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, फोर्स कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, इट वाज स्टिल देयर, हेवी टैक्सेशन, लैंड रेवेन्यू तो हो रही थी, टैक्सेशन वैसे ही रखा, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन। तो ये सारी पॉलिसीज जो ऊपर करते गए, ये ऐसे लेक्चर टैक्सिंग स्किल हैं। मुश्किल क्या? कंसंट्रेशन। फ्रेंड्स, नॉट ओनली आगे आपने जब देना है सेंट्रल तो वहाँ पर आप मैं जानता हूँ सीएलओ का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उस टेस्ट को क्रैक करना। तो वहाँ ये सारी चीज़ें इन एक टिप्स पे आती हैं। देखो क्या-क्या अगर आप इसको बनाना शुरू करो, एक व्हाइट शीट लेके डेट्स डेट्स हैं, परमानेंट जमींदारी सिस्टम कब हुआ, किसने दिया, रॉयतवारी या महलवारी किसने ये डाउनलोड करके रखो और गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। फ्रेंड्स, माय फर्स्ट वीडियो and we will back tomorrow with second part of the video। और फ्रेंड्स, प्रॉमिस किया लगातार वीडियो आते रहेंगे अब दोनों माइक्रो मैक्रो और इसके ताकि आप पेपर तक पूरी। फ्रेंड्स, जाते जाते डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू लॉट ऑफ क्वालिटी। थैंक यू, सी यू अगेन।